जीएस ऑनलाइन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कला एवं संस्कृति से एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। भारतीय वास्तुकला में सबसे इम्पॉर्टेंट है बौद्ध वास्तुकला। तो बौद्ध वास्तुकला में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मौर्यकालीन स्तंभ, स्तूप, गुफाएं, चैत्यगृह। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैटर हर जगह स्कैटर्ड मिलता है, कहीं भी एक जगह नहीं मिलता। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई चैप्टर से आप उसको कलेक्ट करते हैं। तो मैंने इसका नोट्स बनाया हुआ है, थोड़ा रफ नोट्स है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर पॉइंट में आपको अच्छे से समझाऊँगा। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए मेरे लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो आपके वो सारे क्वेश्चन हल होंगे जो स्थापत्य कला से आते हैं। इसके बाद हम लोग मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अगला लेक्चर लेके आऊँगा मंदिर वास्तुकला का होगा, जिसमें नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, सबके बारे में पूरा डिटेल है यहाँ पे। और इसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट हल करिएगा, आपके वो सारे के सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बौद्ध वास्तुकला। देखिए, बौद्ध वास्तुकला से तात्पर्य क्या है? जिनका निर्माण बौद्ध धर्म से प्रभावित या प्रेरित होकर किया गया है। इनमें मुख्य रूप से चैत्य, विहार, गुफा, स्तंभ वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो स्तंभ हैं वो मौर्यकालीन स्तंभ मिलते हैं। तो कई बार ये पूछा गया है कि जो स्तंभ हैं वो एक अखमनी साम्राज्य के स्तंभ से इनसे प्रेरणा ली गई है कि अशोक के स्तंभों से प्रेरणा ली गई है, लेकिन उनमें काफ़ी अंतर हैं। जैसे देखा जाए तो जो अशोक के स्तंभ हैं वो एकास में एक ही पत्थर को तराश के बनाया गया है, लेकिन जो ईरानी स्तंभ है वो कई मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। तो ऐसे कई हैं। जैसे आप देखें, अशोक स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं, ईरानी स्तंभ पर मानव आकृतियां हैं, तो अलग हैं थोड़ा। तो इनको लेकर भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो हम लोग कला संस्कृति का थोड़ा डेप्थ में लेके आएंगे तो इसको भी पढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ पर मेन अपने जो मौर्यकालीन स्तंभ है बौद्ध वास्तुकला से संबंधित हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो महत्वपूर्ण जो स्तंभ है, पहले 1 वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर 2 वाला डिटेल में, फिर 3 वाला। तो सबसे पहले मौर्यकालीन स्तंभ को आइए डिस्कस करते हैं। मौर्यकालीन स्तंभ, इसमें देखिए आपको जो स्तंभ मिलेंगे यहाँ पर 7 का उल्लेख किया गया है। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है एक स्क्रीनशॉट में। अब इतना तो आपको केवल याद करने के लिए, लेकिन इससे संबंधित बातें जो है ना मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता चलता हूँ। जैसे पहला है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। मैंने शॉर्ट में लिख दिया सर्वाधिक सुंदर सिंह हंस। इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखिए, जो अभी तक प्राप्त सभी स्तंभ हैं उसमें ये सर्वाधिक सुंदर स्तंभ है। इसके शीर्ष पर सिंह की प्रतिमा है, आसन के चारों तरफ हंस की पंक्ति उत्कीर्ण है। तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है इससे संबंधित बात आपकी ये रही। रामपुरवा के स्तंभ की बात करें तो लौरिया नंदनगढ़ के पास में ही रामपुरवा का भी है। अशोक का शिला स्तंभ, पशु प्रतिमा, स्तंभ से संयुक्त शीर्ष भाग आदि मिले हैं। तो अशोक के समय में निर्मित धर्म स्तंभों पर धर्म की शिक्षाएं उत्कीर्ण की गई हैं। तो ये इसके पास में ही है रामपुरवा स्तंभ। तीसरा देखें तो दिल्ली का टोपरा स्तंभ। तो दिल्ली का टोपरा स्तंभ जो है ये फिरोज शाह की लाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसको मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया, FST जो है वो फिरोज शाह तुगलक, FST इसलिए मैंने लिखा हुआ है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए थे ना ये दोनों स्तंभ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो और क्या इसकी बातें हैं कि अगर देखें तो चूँकि शुरुआत में ये दिल्ली से 90 मील दूर लगभग अम्बाला ज़िले में था, यमुना के किनारे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली लाया। अब यह दिल्ली दरवाजे पर फिरोज शाह कोटला के नाम से प्रसिद्ध है। तो दिल्ली का टोपरा स्तंभ, अब आपको अगर प्रमुख बातें आपको आती हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चंस हल कर लेंगे। जो दिल्ली का मेरठ स्तंभ है उसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। दिल्ली का मेरठ स्तंभ देखते हैं। इसमें क्या था कि इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली लाया था ये। तो ये अगर देखें तो बादशाह फरुखसियर के समय बारूद खाने में आग लग जाने के कारण यह स्तंभ गिरकर ध्वस्त हो गया, लेकिन बाद में इसी जो स्तंभ था इसी को फिर से बनाया गया। तो ये आपसे पूछा सकता है कि फरुखसियर के समय किस स्तंभ में आग लग गई थी? तो दिल्ली मेरठ स्तंभ में आग लग गई थी। ठीक है, लेकिन इसको लाया कौन था? तो मेरठ से दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। तो 2 शासकों से ये संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक से भी और फरुखसियर से भी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फिरोज शाह की लाट किसे कहते हैं? तो दिल्ली का टोपरा स्तंभ। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर सिंह की प्रतिमा और आसन के चारों तरफ हंस की पंक्ति उत्कीर्ण है, तो लौरिया नंदनगढ़। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे। अगला देखते हैं लौरिया अरराज स्तंभ। ये क्या है?
तो ये बिहार के चंपारण ज़िले में है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मेंशन किया हुआ है, बिहार के चंपारण ज़िले में है। इसकी और प्रमुख बातें क्या हैं, तो यहाँ पर क्या है कि अरराज महादेव का मंदिर है, तो इसीलिए अरराज नाम है, अरराज महादेव का मंदिर है, मैंने इसको मेंशन भी किया है, अरराज महादेव का मंदिर है। उसी के निकट लौरिया में स्तंभ खड़ा है और इसी पर अशोक का लेख उत्कीर्ण है। तो लौरिया अरराज का स्तंभ भी ये जो मौर्यकालीन स्तंभ का इसका एक प्रमुख उदाहरण बनता है। छठा देखें, इलाहाबाद स्तंभ, तो इस पर अशोक के 2 लेख उत्कीर्ण हैं, इसी पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी खुदी हुई है। तो अशोक के भी लेख हैं इस पर और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी है, तो मौर्यकालीन तो इसलिए अशोक से याद रखेंगे, और समुद्रगुप्त प्रशस्ति है तो इसको तो लेकर के पूरा चैप्टर ही, पूरा मैं आपको वीडियो ही बनाऊंगा कि जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, तो उसको लेकर के भी आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो इलाहाबाद स्तंभ जो है वो भी यहाँ एक आपका बौद्ध वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद आता है रुम्मिनदेई स्तंभ। रुम्मिनदेई नाम से आपको याद आ गया होगा, जब मैंने आपको बौद्ध धर्म में डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहीं पर अशोक का एक प्राचीन स्तंभ मिला है। तो ये सबसे इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो है लगभग जब ये जहाँ जाते हैं अशोक तो इसको कर मुक्त ग्राम घोषित करते हैं। ये रुम्मिनदेई अभिलेख से ही इसके बारे में पता चलता है। तो ये भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थल है उससे भी संबंधित है ये, इससे भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको हल कर लेंगे। तो चलिए अब आपसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए कि किस स्तंभ में फरुखसियर के बारूद खाने में आग लग जाने के कारण यह स्तंभ गिरकर ध्वस्त हो गया, जिसे पुनः बनाया गया। तो देखिए अब आपको छोटा सा एक स्क्रीनशॉट में मिल गया। तो आपने ऐसे ही छोटे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं और ये आपका स्क्रीनशॉट आपके सामने होता है तो आप इसको अच्छे से हल कर पाएंगे। अब जो बौद्ध कालीन स्तूप हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये स्तूप क्या थे। तो देखिए पहली बात तो आप जान लीजिए कि जब इनकी मृत्यु होती है भगवान बुद्ध की, तो उनकी स्मृतियों में जो उनके अवशेष थे उनको रख करके पूजा के लिए स्तूप बनाए गए। तो आप देखेंगे कि इनका विकास मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन, आंध्र शुंग, जो शुंग सातवाहन है, आंध्र सातवाहन है, उन सभी में होता है। तो एक क्रम से भी थोड़ा सा जो समराइज़ किया जा सकता है कि जो स्तूपों का ऐतिहासिक जो विकास है वो कैसे हुआ। तो अगर हम सबसे पहले देखें मौर्य काल में, तो मौर्य काल में कई मिलते हैं, जिसमें प्रमुखतया हमने यहाँ पर जो नाम लिखे हैं वह सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, तक्षशिला की धर्मराज वेदिका, बैराट स्तूप। तो मौर्य काल से संबंधित ये स्तूप हैं। अब इनसे संबंधित थोड़ी बातें जानते हैं जिससे कि ये थोड़ा याद हो सके। तो जो सांची का स्तूप है ये आपका रायसेन मध्य प्रदेश में है। जो सारनाथ का स्तूप है ना, ये जो है धमेक स्तूप के नाम से है। इसकी नींव रखी गई थी मौर्य काल में, इसका विकास हुआ था कुषाण काल में और ये पूर्ण हुआ था गुप्त काल में। तो आप देखें जो धमेक स्तूप है ये इसका विकास क्रम काफ़ी लंबा है और ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं। इसके बाद है तक्षशिला की धर्मराज वेदिका। तो ये अशोककालीन स्तूप हैं। ज़्यादातर स्तूप विनष्ट हो चुके हैं मौर्य काल के, केवल 2 ही बचे हुए हैं, एक जो है सारनाथ का और तक्षशिला की धर्मराज वेदिका, ये दोनों बचे हुए हैं। सांची का भी मिलता है। तो और एक बैराट स्तूप है, ये 13वीं ईसा पूर्व शताब्दी का है। ये बैराट स्तूप भी राजस्थान का है, ये भी मौर्यकालीन है। शुंग काल में कौन कौन से बनाए गए, तो उनमें नाम दिए गए हैं भरहुत, बोधगया, सांची के स्तूपों की रेलिंग बनाई गई। तो इसमें क्या है, तो ये भरहुत जो है सतना एमपी में है। शुंग काल के जो हैं, यद्यपि जो शुंग थे वो ब्राह्मण मतावलंबी थे, क्योंकि दिव्यावदान के अनुसार कहा जाता है कि बौद्ध स्तूपों को उन्होंने ध्वस्त किया, लेकिन ये सत्य है कि जो शुंग काल में भरहुत, बोधगया और सांची हैं, इनके स्तूपों का जीर्णोद्धार हुआ था। तो यहाँ देखेंगे जो रेलिंग वगैरह बनाई गई है वो शुंग काल में ही बनाई गई। तो दिव्यावतान के अनुसार तो है कि ये बौद्ध धर्म के स्तूपों को नष्ट करते हैं, लेकिन इनका पुनर्निर्माण के भी संकेत मिलते हैं, तो जिससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सातवाहन में देखें तो देखिए आंध्र प्रदेश के स्तूप स्थल यहाँ पर आपको कई नाम मिलेंगे, जैसे अमरावती, नागार्जुन कोंडा, गुडीवाड़ा, जगईपेट, भट्टीप्रोलू, ऐसे कई नाम हैं। तो इनका यही पूछा जा सकता है कि कहाँ ये स्थित हैं, तो ये सारे के सारे कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। अब जो ये सातवाहन काल है ना, तो ये दक्कन की राजनीतिक सत्ता जो है, सातवाहन ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। यहाँ से कई प्रकार के जो स्तूप मिले हैं ये हैं। तो इसमें भरहुत जो है सतना में है, अमरावती आंध्र प्रदेश। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। शुंग और आंध्र युग दोनों मिला के अगर देखें
शुंग आंध्र युग के, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट नाम है, भरहुत और अमरावती, तो इसको मैंने अलग से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा किस काल में भरहुत, बोधगया और सांची के स्तूपों की चारों तरफ रेलिंग बनाई गई? तो अब आप बताइए, आपने पढ़ा होगा, तो देखिए शुंग काल में। अब आपका उत्तर यहाँ से एक छोटा सा आपको मिल जाएगा। आपने अगर इसका स्थापत्य कला पढ़ा है तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो आपने पढ़ा स्तूप। अब देखते हैं कुषाण काल से संबंधित कि कुषाण काल में कौन कौन से स्तूप हैं, कहाँ पर स्थित हैं, ये ज़्यादा है। तो अगर कुषाणों की बात करें तो इसमें जो कनिष्क हैं वो बौद्ध मतावलंबी थे। इनके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, महायान का उदय हुआ था। उदय तो पहले से ही चल रहा था लेकिन काफ़ी विकसित हुआ, और इनके समय से ही पूजार्थक महास्तूप वगैरह बनने लगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कई ऐसे स्तूप हैं जो बनाए गए। ज़्यादातर अभी स्तूप पाकिस्तान में हैं कनिष्क वाले। तो इनमें कौन कौन से हैं? चार सद्दा, माणिक्याला, पेशावर, सुई विहार, पुष्कलावती। तो ये सारे के सारे कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि जो पुष्कलावती स्तूप है, कुषाणकालीन पुष्कलावती स्तूप कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में। तो इनका ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, या ऐसे भी पूछा सकता है आपको, कई स्तूपों के नाम दे दे, भरहुत दे दे, अमरावती दे दे और पुष्कलावती दे दे, ऐसे नाम दे दे, फिर पूछे इनमें से कौन सा कुषाणकालीन है, तो पुष्कलावती है। या फिर सुई विहार है, सुई विहार का भी नाम कोई भी पूछा सकता है। पेशावर, माणिक्याला, चार सद्दा, ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में। अब जो कनिष्क का कुषाणकालीन स्तूप है वो अफगानिस्तान में कौन सा मिलता है? तो वो है नगरहार। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि नगरहार स्तूप जो है कुषाणकालीन कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। क्या भारत में भी कोई है? तो जी हाँ, जो वर्तमान में कनिष्कपुर है, कनिष्कपुर, वो भारत में स्थित है और ये कुषाणकालीन स्तूप है। तो आप देखेंगे कि जो हमने देखा कि मौर्य काल के बाद शुंग काल के बाद सातवाहन काल, तो ये शुंग और सातवाहन मौर्योत्तर काल के हैं। तो मौर्य और मौर्योत्तर काल के, उसके बाद कुषाण काल के। तो मौर्योत्तर काल में 3 मिल जाएंगे, शुंग, सातवाहन और कुषाण। क्या गुप्त काल में भी कुछ स्तूप मिलते हैं? तो थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि गुप्त काल में कौन कौन से मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझते हैं कि जो गुप्त काल जो है, दरअसल यहाँ पर ब्राह्मण मतावलंबी ज़्यादा थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें बौद्ध को संरक्षण नहीं मिला। गुप्त काल में भी बौद्धों को संरक्षण मिला, सर्वधर्म संभाव का प्रदर्शन किया गया था, और इस दौर में स्तूप निर्माण में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो इस दौर में किसका निर्माण हुआ? तो देखिए, बिहार के राजगृह में, यहाँ राजगृह लिखा है, बिहार के राजगृह में स्तूप का निर्माण हुआ। इसे जरासंध की बैठक कहते हैं। दूसरा है कि सारनाथ में जो विख्यात स्तूप है, जिसे धमेख स्तूप कहते हैं, वो भी इसी काल का प्रतीत होता है। और तीसरा है सिंध के मीरपुर खास में स्तूप का निर्माण हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस स्तूप को जरासंध की बैठक कहते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो बिहार में राजगृह में जो स्तूप बना, राजगृह बिहार, उसे कहते हैं जरासंध की बैठक। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो यहाँ आपके शॉर्ट में आपको लेक्चर में मिल जाते हैं। जो बौद्धकालीन गुफाएं हैं उनको देखिए, तो देखिए कई ऐसी गुफाएं हैं जो जैन धर्म से संबंधित गुफाएं भी हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनका भी कालखंड आप देखें तो 4वीं शताब्दी से ले करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी तक के जो हैं गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इनका एक पूरा डिस्कस करते हैं एक एक को। जैसे है पहला सोनभद्र पहाड़ी, तो इसके शासक, किन शासकों के समय ये बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोनभद्र पहाड़ी बनाई गई, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो जो सोनभद्र पहाड़ी है ये नंद वंश के समय बनाई जाती है। इसका कालखंड क्या है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यहाँ मेंशन किया हुआ है मैंने। और इसका क्षेत्र कहाँ पर है? तो राजगृह बिहार। तो 3 पॉइंट हैं। सोनभद्र पहाड़ी राजगृह बिहार में स्थित है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, प्राचीनतम है, नंद वंश के काल में बनाई गई। इसके बाद जो आता है ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी, यानी कि मौर्योत्तर काल के समय देखें तो मौर्योत्तर काल में महामेघ वंश के राजा थे खारवेल। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है खारवेल। इनके यहाँ हाथी गुम्फा लेफ खुदवाया गया था। तो जो इनका कालखंड कौन सा होगा? ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी, मौर्योत्तर काल का ना। तो इसका कहाँ पर ये बनाई गई उदयगिरी खंडगिरी गुफा? ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा में स्थित है। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा जो है ये महामेघ जो वंश है खारवेल के समय बनवाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है
किन के समय बनाई गई थी, इनका समय इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट है चंद्रगिरी पहाड़ी। चंद्रगिरी पहाड़ी जो है ये किसके समय में है, तो ये भी मौर्यकाल और पूर्व मध्यकाल के समय की है। जो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनसे संबंधित है। इस पर्वत के निकट पूर्व मध्यकाल में गंग कदम्ब के मंत्री चामुंड राय ने विख्यात बाहुबली की मूर्ति स्थापित की थी। तो यहाँ पर मैंने श्रवण बेलगोला का नाटक भी लिखा है कि चंद्रगुप्त से संबंधित है। गंग कदम्ब के मंत्री जो है बाहुबली की मूर्ति यहीं पर है। तो ये चंद्रगिरी पहाड़ी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो चंद्रगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं, वहीं पर अपना संलिखना के द्वारा वहीं पर प्राण त्यागते हैं। तो ये भी यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चंद्रगिरी पहाड़ी हो गया। तो हमने देखा सोनभद्र की पहाड़ी, उदयगिरी, खंडगिरी की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे बीच में पूछ लेता हूँ जिससे कि आपको याद होता रहे कि जो सोनभद्र पहाड़ी, उदयगिरी, खंडगिरी की पहाड़ी, चंद्रगिरी पहाड़ी, इनमें प्राचीनतम कौन सी है? तो सोनभद्र की पहाड़ी, क्योंकि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व नंद वंश की है, के समय की है। ठीक है। या इसी प्रकार देखें तो खारवेल से जो महामेघवाहन वंश के राजा खारवेल से संबंधित कौन सी है, तो वो उदयगिरी की गुफा है। ठीक। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं देखिए, इसको आप समझिए कि एक तो इसका निर्माण किसके समय में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं। एलोरा का जो गुफाओं का निर्माण है ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों के समय हुआ। अब इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, तो कुल गुफाएं हैं 34। इतना याद कर लीजिए। इसकी संख्याओं को लेकर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय याद रखें, पूर्व मध्यकाल है, 600 से लगकर 1000 ईस्वी की हैं। ठीक, पूर्व मध्यकाल का समय। तो 34 गुफाएं हैं, राष्ट्रकूटों के समय इनका निर्माण होता है। इनका समय पूर्व मध्यकाल का है, 600 से 1000 ईस्वी। अब इनका क्षेत्र कहाँ है, तो ये देखिए जो एलोरा की गुफाएं हैं ये जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र इसका मेंशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन इतने पे ही नहीं रुकता है, इसमें किन किन धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं इसको भी लेके पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है हिंदू, बौद्ध, जैन, है ना। अब इसमें यह भी पूछा जाता है किसकी कितनी गुफाएं हैं, तो 17 गुफाएं हिंदू की हैं, 12 गुफाएं बौद्ध की हैं और 5 गुफाएं जैन की हैं। क्या इनका कोई क्रम भी है? हाँ। तो आप देखेंगे कि जो 1 से लेके 12 तक की गुफाएं हैं वो हैं बौद्ध। 1 से लेके 12 तक की जो गुफाएं हैं वो हैं बौद्ध। 12 लिखा हुआ है ना, 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो हैं बौद्ध। इसके बाद आप देखेंगे जो 13 से 29 तक की हैं, 13 से 29 तक की गुफाएं वो हैं हिंदू गुफाएं हैं। ये कुल कितनी हो गई? 13 से 29, 17। तो पहले क्रम में बौद्ध आएगा, फिर हिंदू आएगा। उसके बाद देखें जो 30 से 34 तक हैं वो जैन से संबंधित हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गुफा संख्या जो 16 है वो कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर इसी में बनवाया गया था। तो राष्ट्र को यहाँ एलोरा की गुफाओं से कई क्वेश्चन आते हैं, इनकी संख्या को लेके, इनके क्रम को लेकर के। तो थोड़ा सा एक बार मैं इसको यहाँ मेंशन भी कर दूँ कि जो बौद्ध हैं, बौद्धों की जो गुफा है, इसको यहाँ पर मैंने अलग से नहीं लिखा है, बौद्धों की गुफा जो है वो 1 से 12 तक की है। ठीक है। जो हिंदू की है उसके आगे का क्रम जोड़ लीजिए, यहाँ हिंदू कर दीजिए, ये इसका क्रम हो जाएगा लगभग 13 से 29। और जो बचती हैं 30 से 34 वो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। तो एलोरा की गुफाओं से कई क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी आप यहाँ एक ही स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अगला देखें, जो 1000 ईस्वी तक का तो हो गया। 11वीं 12वीं शताब्दी में कौन सा बनता है, तो क्रम भी इनका आपका बनता जा रहा है। 11वीं 12वीं शताब्दी पूर्व मध्यकाल का इस समय में बनती हैं, जो बनाई गई थी, निर्मित हुई थी शत्रुंजय और उज्जैन की पहाड़ी। ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। तो पहले तो लोकेशन और समय को लेकर ही हो गया। किन शासकों के समय में, तो चालुक्य शासक और सोलंकी दोनों से संबंधित। चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल, तो यहाँ जयसिंह सिद्धराज लिखा हुआ है, कुमारपाल भी याद रख लीजिए, ने जैन मुनि हेमचंद्र के सहयोग से श्रमणों हेतु गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो कहाँ स्थित है, गुजरात में। किस वंश से संबंधित है, चालुक्य सोलंकी वंश से। किस शासक से संबंधित है, जयसिंह सिद्धराज या कुमारपाल से संबंधित है। शत्रुंजय और उज्जैन की पहाड़ी। समय पूर्व मध्यकाल 11वीं से 12वीं शताब्दी। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसी से लगा हुआ देख लेते हैं। इसी के समय का लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी में अर्बुदगिरी की पहाड़ी है, ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। तो आपसे मिलान करने को ही आ जाता है। चलिए एक क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो बताइए। अभी आपने पढ़ा था इसको
इसको आप देख भी लीजिए। जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र, मैंने बताया था। अब अगर आपको याद हो गया होगा तो ऐसे याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि चलिए अर्बुदगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो राजस्थान में है। शत्रुंजय उज्जैन की पहाड़ी कहाँ है, गुजरात में स्थित है। उदयगिरी की गुफा कहाँ है, तो भुवनेश्वर में। सोनभद्र की पहाड़ी कहाँ है, राजगीर बिहार में। तो ऐसे आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन स्थान को भी लेकर के, और इनका जरा क्रम मुझे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि क्रम जरा बताइए कि एलोरा की गुफाएं, शत्रुंजय की पहाड़ियाँ और उदयगिरी की गुफाएं, इनका क्रम लगाइए। तो देखिए इसमें उदयगिरी प्राचीन हो जाएगी, उसके बाद एलोरा आएगी, उसके बाद शत्रुंजय और उज्जैन आएगा। तो समय भी आप थोड़ा सा अगर नोट करेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। जो ये अर्बुदगिरी की पहाड़ी है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जानते हैं, क्योंकि राजस्थान का है। तो राजस्थान में आप देखेंगे कि यहाँ गुफा के साथ साथ है आदिनाथ का मंदिर, और क्या है, बिमल बसाही का मंदिर है, और क्या है, दिलवाड़ा समूह का जैन मंदिर भी है। और अब देखेंगे कि तो जो अर्बुदगिरी की पहाड़ी है ये चालुक्य सोलंकी वंश के थे भीम प्रथम। तो भीम प्रथम के समय ये बनाई गई थी अर्बुदगिरी की पहाड़ी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आदि इसके साथ साथ यहाँ पर स्थित क्या है वो भी यहाँ पर दिया गया है, इसका समय और इसका स्थान भी दिया हुआ है अर्बुदगिरी पहाड़ी का। तो हमने देखा यहाँ पर जो जैन धर्म से संबंधित गुफा पहाड़ी हैं उनको हमने देखा। ठीक है, अब कुछ मौर्यकालीन गुफाएं हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए कई गुफाएं हैं मौर्यकालीन गुफाएं, जैसे बराबर पहाड़ी की गुफाएं, नागार्जुनी पहाड़ी, उदयगिरी, खंडगिरी गुफाएं, जिनको मैंने अभी पढ़ा भी। इनकी थोड़ा सा डिटेल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा इनके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है प्रमुख। तो अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं बनवाई थी। किसने बनवाई? अशोक ने। कौन कौन से थी वो? तो इनका नाम था लोमेश ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। तो ये 4 बनवाई। इसमें जो लोमेश ऋषि की गुफा है ना, इसका स्थापत्य के दृष्टि से विशेष महत्व है। तो ज़्यादातर देखें तो 2 कक्षों में बनी है, ग्रेनाइट से इनको तराशा गया है, पॉलिश किया गया है। ठीक है, तो इसमें लगभग आप देखेंगे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी गुफाएं जो है अशोक द्वारा निर्मित हैं, कहाँ पर स्थित हैं, तो बराबर की पहाड़ी में स्थित है। इनका स्थान कहाँ है, तो बिहार में स्थित है। तो ऐसे लेके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये किस काल की गुफाएं हैं, तो मौर्यकालीन गुफाएं। आइए देखते हैं नागार्जुनी पहाड़ी के बारे में। तो नागार्जुनी पहाड़ी जो कहाँ है, ये भी गया बिहार में स्थित है। और जो अशोक के पौत्र थे दशरथ, यहाँ नाम दिया हुआ है, तो अशोक के पौत्र दशरथ थे, उन्होंने नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो 3 गुफाओं का निर्माण था। इसमें आप देखेंगे तो जो गोपिका गुफा है वो उल्लेखनीय है, और इसको किसने बनवाया था? दशरथ ने बनवाया था। तो इसमें नाम भी गोपिका अगर आपसे पूछा जाए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद आता है उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफा। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा क्या है? तो ये लगभग जो था ये 2 मंजिला बनाया गया था। उदयगिरी की गुफा में कुल 19 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 16 गुफाएं हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर छोटा सा मेंशन कर दिया है कि उदयगिरी में 19 गुफा है और खंडगिरी में 16 गुफाएं हैं। और ये कहाँ स्थित हैं? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित हैं। कलिंग शासक खारवेल द्वारा निर्मित किए, जैनों हेतु इसको बनवाया गया है। तो इसमें कई कालक्रम, विभिन्न कालक्रमों का उल्लेख किया गया है। तो इसको मैंने अभी पढ़ा भी था। ये आपकी जो मौर्यकालीन गुफाएँ थी यहाँ पर हो जाती हैं। तो मौर्यकाल के बाद देखें गुप्तकालीन गुफाएँ जो हैं उनके बारे में जानते हैं थोड़ा। जो उदयगिरी की गुफा है गुप्तकालीन, ये विदिशा के पास स्थिति है। इसकी जो स्थिति है विदिशा के पास। अब इस किससे संबंधित हैं? तो यहाँ के जो लेख हैं उनसे पता चलता है कि इनका निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुआ था। तो मैंने यहाँ पर इसका भी उल्लेख कर दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम, इनके समय में इनका हुआ। यहाँ पर देखें तो कुल 20 गुफाएँ हैं, ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। ये जो आपकी उदयगिरी की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं जो हैं, तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये आप समझिए कि नर्मदा की सहायक नदी है बाघ नदी, उसके नाम से संबंधित है ये। तो इसी के तट पर मांडू मध्य प्रदेश है, वहीं पर ये स्थित है। ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है, लगभग ये बिहार है। प्रत्येक गुफा के पीछे एक छोटा सा चैत्य है जहाँ भिक्षुओं के निवास करने के लिए कोठरियाँ बनी हुई हैं। तो बाघ में कुल कितनी गुफाएँ हैं? 9 गुफाएँ हैं। तो जो इसमें गुफा संख्या 4 है रंग महल कहलाता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो स्थित हैं मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है बाघ। इसके बाद देखते हैं अजंता। तो अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र मेंशन किया गया है औरंगाबाद में। इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। ठीक,
5 को चैत्य या प्रार्थना स्थल के रूप में, शेष को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में रखा गया। इनका जो समय है लगभग 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक का माना जाता है। इसमें जो है बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। अप्सराओं राजकुमारियों के भी चित्रण इसमें मिलते हैं। फूल पत्ती वृक्षों पशु की आकृति बनाई गई है। जातक ग्रंथों से भी कहानियाँ हैं। तो अजंता की गुफाओं में बहुत सारे चित्र हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। अब आइए देखते हैं एलोरा। एलोरा को हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा भी हुआ है। तो एलोरा में देखिए जो है इसमें अजंता की तुलना में अधिक नवीन है ये एलोरा की गुफा। इनका कालक्रम हमने देख ही लिया। तो 1 से 12 तक हमने बताया, जो वहाँ मेंशन नहीं किए थे यहाँ मेंशन कर रखा है। 1 से 12 तक की 12 जो गुफाएं वो बौद्ध से संबंधित हैं। 13 से 29 जो हैं, गुफा संख्या 13 से 29, कुल 17 गुफाएँ हैं, ये ब्राह्मण या हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और जो गुफा संख्या 30 से 34 तक 5 गुफाएँ हैं, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। और तीनों जोड़ दें तो कुल 34 गुफाएँ हैं। तो एलोरा में 34 गुफाएँ कुल स्थित हैं। और मैंने आपको अभी बताया था एलोरा की गुफाओं के बारे में कि राष्ट्रकूट वंश के शासकों के समय निर्मित थी। और इनका जो कुल समय आता है वो 600 से 1000 ईस्वी तक का समय आता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित है। तो ये आपकी एलोरा हो गई। अब आइए देख लेते हैं चैत्यगृह। तो चैत्यगृह क्या थे? ये पूजा स्थल थे। तो पूजा स्थल देखें चैत्यगृह में, तो इनमें कई जैसे संरचनात्मक चैत्य जो शैलकृत चैत्य थे कई हुआ करते थे। तो इनके प्रमुख जो चैत्य विहार थे उनसे संबंधित प्रमुख है। कहाँ कहाँ पर स्थित हैं थोड़ा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुछ और भी बात है तो मैंने उसको यहाँ मेंशन कर रखा है। थोड़ा सरसरी नज़र में इसको देख लेते हैं। चैत्यों को लेकर कभी कभी मिलाने को आ जाता है। जैसे भाजा चैत्यगृह कहाँ है? तो महाराष्ट्र के बोरघाट में स्थित है। अगर आप देखें तो कोंकण रेलवे के जो मलावली स्टेशन है उसके आसपास स्थित है। यहाँ के जो चैत्य हैं ज़्यादातर हीनयानी है। तो यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, बोरघाट महाराष्ट्र हीनयानी है। इसके बाद देखें कार्ले का चैत्य जो है, तो कार्ले चैत्य भी बोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है, बौद्ध धर्म कला से संबंधित है और इसे महाचैत्य भी कहा जाता है। तो कार्ले चैत्यगृह जो है ये क्या कहा जाता है? महाचैत्य। इसके बाद आता है अजंता चैत्यगृह। अजंता चैत्यगृह जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। तो इसमें देखें तो जो अजंता में गुफा संख्या 7, 11 और 15, 7, 11 और 15 इसमें जो चैत्य है इनका भी निर्माण हुआ है। इसी प्रकार एलोरा में भी देखें तो कुछ चैत्य बनाए गए हैं, लगभग 10 चैत्यगृह हैं। तो मैंने आपको बताया कि लगभग 34 जो शैलकृत गुफाएं हैं उन्हीं गुफाओं में कुछ चैत्यगृह भी बने ना, पूजा स्थल। तो इसीलिए अजंता और एलोरा के भी चैत्यगृह का नाम यहाँ पर आता है। तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अलग ही हैं, अगर वहाँ पर बने हैं तो उनका भी नाम ऐसे पूछा सकता है। इसके बाद है तेर चैत्यगृह। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में चैत्यगृह है। ईंट और प्लस्तर से इसको निर्मित किया गया है, प्राचीनतम ये भी है। नासिक जो चैत्यगृह है तो महाराष्ट्र के नासिक में है। जो भद्रपालक थे उन्होंने इसको बनाया था। इस चैत्य को कहते हैं पांडुलेन। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, भद्रपालक ने इसको बनाया था और इसे कहा जाता है पांडुलेन। इसके बाद आता है पीतल खोड़ा चैत्यगृह। तो पीतल खोड़ा जो चैत्यगृह है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास में स्थित है और मेनली इसका जो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट खास बात यहाँ नहीं मिलती है। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो हमने देखा जो बौद्धकालीन वास्तुकला है वो बहुत अच्छे से हमने इसको यहाँ पर समझा। इसके बाद अगर आप देखें जो मंदिर वास्तुकला है वो किस किस भाग में है, तो नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैंने ये जो सारे फैक्ट्स हैं वो हमने बुक से कलेक्ट किए हुए हैं और उसको मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से। कोशिश करिए कि इस नोट से आपको एक नज़र में एक छोटे से लेक्चर में बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हल होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या अपनी बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला लेक्चर जो आएगा वो आएगा हमारा नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली पर। इनमें हम अलग अलग समय और अलग अलग क्षेत्रों के मंदिरों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी खूब आते हैं। तो कला संस्कृति से भी हमारे जो क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, क्योंकि जहाँ भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं उसमें कला संस्कृति के क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ बहुत सारे हैं आपके लिए, अगर आप पढ़ने लगेंगे तो महीने 2 महीने बीत जाएंगे। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, पूरा पढ़िए, आपके काम के हैं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। प्लेलिस्ट विजिट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।